हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ शॉर्ट में किस तरीके से आप अगले हफ्ते जो पूरा हफ्ता होने वाला है किस तरीके से आप उसको ले सकते हैं। लेना चाहिए, आपकी मर्जी है, लेकिन बाकी मेरा काम है बताना कि किस तरीके से सेटअप बन रहा है, क्या टेक्निकल स्ट्रक्चर है और क्या क्रिटिकल लेवल पे ग्लोबल मार्केट है। क्योंकि हमारा मार्केट ग्लोबल मार्केट्स को बहुत दिन से इग्नोर कर रहा है और यही सब मान रहे हैं कि इग्नोर करता रहेगा। और यही गलत फहमी होती है। जब मार्केट गिर रहा था तो गिरता रहेगा, उठ रहा है तो उठता रहेगा। गिर रहा होता, गिरता रहता तो अभी जीरो पे होता। उठ रहा है, उठता रहेगा तो 1 लाख पे पहुंच जाएगा। हाँ, होगा कभी ना कभी, लेकिन एक साथ नहीं होगा। तो जो रिट्रेसमेंट होते हैं उनको पकड़ना जरूरी है। तो राइट नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट के बारे में कुछ बात करूंगा। सबसे पहले अगर आप देख सकते हैं तो यूएस मार्केट काफी लाल क्लोज हुए हैं, काफी रेड हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे नैस्डैक का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखेंगे तो अभी यहाँ से काफी फॉल बाकी है। और मैंने अपने एक ट्वीट पे बोला था जब ये यहाँ पे थे हम करीब करीब कि यहाँ से नैस्डैक कम से कम 5% से 10% गिर सकता है। तो अगर हम देखें तो ऑलरेडी 1.5% गिर चुका है और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आप देखेंगे कि कम से कम 300 पॉइंट मतलब 2% का फॉल और आ जाएगा। और जो ये करंटली सेटअप बन रहा है इसका जो सपोर्ट आना चाहिए मेरे हिसाब से इस एरिया पे आना चाहिए। यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लेना चाहिए नैस्डैक को, पहले हो सकता है यहाँ पे ले और यहाँ पे एक बाउंस आके फिर वापस ब्रेक करे। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ पे सपोर्ट ना ले, तो दोनों चीजों के लिए आपको रेडी रहना है। एसएनपी जो बहुत स्ट्रांग रहा है, जिसने कभी भी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया, बड़े ही स्ट्रांग कैंडल के साथ ब्रेक किया है और ये एक बहुत चिंता का विषय है बहुत सारे लोग के लिए। अगला जो टारगेट है आपका 43-44, मतलब कम से कम यहाँ 2% का और फॉल दिखता है। और अगर ये भी सपोर्ट नहीं किया तो फिर काफी नीचे सपोर्ट है। तो मेरा कहना है इन दोनों लाइन के आसपास कहीं पे जाके रुकेगा, इससे पहले कि बाउंस हो, बहुत स्ट्रांग बाउंस आए। ये पहली चीज है। अब दूसरी चीज यहाँ पे ये देखेंगे कि ग्लोबल क्या चल रहा है। तो करंटली एवरग्रांडे करके कंपनी है जो मैंने जिसके बारे में मैंने वीडियो भी बताया था आपको कि ये चाइना की सेकंड सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। इसके ऊपर $300 बिलियन का कर्जा है। और रियल एस्टेट के बारे में वर्ल्ड वाइड जो एक बहुत हवा चल रहा है उसको इसने बस्ट किया है। और अगर आपको लगता है ये कंपनी पहले ही बस्ट होने वाली थी और बहुत कमजोर थी तो आप गलत हैं। क्योंकि लास्ट ईयर एक छोटा सा कोई एक्सपोज हुआ था, किसी न्यूज़पेपर ने ऐसा किया था कि इसके जो बॉन्ड पेमेंट्स हैं, जो पेमेंट्स है उसमें ये डिफॉल्ट कर रहा है। तो इन्होंने क्या बोला था, ये फेक न्यूज है। मतलब पिछले साल तक इसको फेक न्यूज बता रहे थे और वो प्रॉब्लम आज एक्सपोज हो चुकी है इतनी बड़ी कि पूरे चाइना के जीडीपी का 4% ये कंपनी का जो डेट है वो है। समझ लो आप कितना। तो बहुत तगड़ा यहाँ पे झटका इनको लग सकता है। और आप देख सकते हैं राइट नाउ तो एवरग्रांडे जो है वो अपने बॉन्ड पेमेंट्स पे डिफॉल्ट करने वाला है, मोस्ट प्रॉब्ली हो चुका होगा। और इसके बाद फिर वही है, आप मलहम पट्टी लगाओगे और उसको किसी तरीके से फिक्स करोगे, लेकिन जो लॉस होगा पब्लिक का उसका क्या। दूसरी चीज है, बहुत सारे लोग मेटल पे बहुत पॉजिटिव थे। आपको एक चीज पता होगा, अगर चाइना का सबसे बड़ा डेवलपर बस्ट होगा तो वहां पे जो डेवलपर काम चल रहे होंगे उनके ऊपर क्वेश्चन उठेगा और बहुत सारे नए जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे लोग शायद पैसा इन्वेस्ट ना करे। तो वहां पे जो कंस्ट्रक्शन है, डिमांड है, वो स्लो हो सकती है। मेटल की डिमांड स्लो हो सकती है और मेटल की डिमांड स्लो होगी तो मेटल पूरे वर्ल्ड वाइज जो प्राइसेस हैं वो नीचे आ सकते हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ भी मेटल सेक्टर में आप करेक्शन देख सकते हो। तो इस पे आपको पहली नजर रखनी है। अब उसके अलावा अगर आप देखोगे कि राइट नाउ फ्राइडे को क्या हुआ, तो फ्राइडे को मार्केट बहुत स्ट्रांग था और बहुत स्ट्रांग से बहुत वीक हो गया, लेकिन फिर भी अभी हम गिरे बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमने फॉल दिया है, बिल्कुल भी नहीं दिया है। 16,000 का लेवल इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लग रहा था, 16,500 इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लग रहा था, उसको पार करके हम 17,700 आ गए। तो 17,700 से कई लोग 17,300, 17,300, अरे बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। स्ट्रॉन्ग कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है इस मार्केट में, कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है राइट नाउ। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में जो लोएस्ट एरिया है वो 8,000 का है निफ्टी का। हाईएस्ट एरिया पे हम है करंटली, जो मिडिल एरिया है वो 13,000 पे है। तो जब तक ये वॉलेटिलिटी के जो बैंड्स हैं ये जब तक पतले नहीं होंगे तब तक एनीथिंग इज पॉसिबल। रीजन कहां से होगा वो मार्केट ढूंढ लेता है, वो मार्केट जाने। लेकिन हमारा काम है उसको कंसिडर करके चलना कि कभी भी जब तक वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है तब तक कहीं से कुछ भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया तो वॉलेटिलिटी कम थी, नहीं, हाई वॉलेटिलिटी पे ही ये काम हो सकता है और हाई वॉलेटिलिटी पे शार्प रिवर्सल्स भी हो सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हम कुछ बातें करेंगे आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो राइट नाउ निफ्टी 17,580 पे है। अगर ये 17,450 480 के लेवल को तोड़ा तो करंटली हम देख सकते हैं ये जो डार्क क्लाउड कवर ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। और इसका कंफर्मेशन आ जाएगा अगर हम यहां से इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देते हैं तो आपका जो एक लेवल टू वॉच होगा 440 का होगा। अगर हम 440 के नीचे जाते हैं और वहीं पे क्लोज देते हैं तो फिर यहां से शार्प रिवर्सल आएगा और वो चीज होगी जो आप उम्मीद नहीं करते हैं। मेरा एक कहना है कि मार्केट अगली रैली के पहले एक बार इस एरिया तक आना चाहिए। अगली रैली के पहले, बड़ी रैली के पहले एक बार यहां तक आपको आना ही पड़ेगा। आप 18 जाओ, 20 जाओ, मैं तो कहता हूं 5 साल बाद निफ्टी कम से कम 30,000 होगा। ठीक है, मैं बोलता हूं बुल
लेकिन लॉन्ग टर्म उसके पहले जो दर्द होगा वो झेलने के लिए आपको थोड़ा सा टाइमिंग करनी पड़ेगी, और वो टाइमिंग मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर अगली जो अच्छी बाइंग आएगी तो मेरे हिसाब से 16,400 के आसपास आएगी। तो ये लेवल हो गया निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी अभी भी इसने बहुत बड़ा कंफर्मेशन नहीं दिया है वीकनेस का। उसका बहुत बड़ा रीजन था कि कोटक और एचडीएफसी में काफी स्ट्रांग, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रांग बाइंग कराया गया। वो जो इंडेक्स का रिशफलिंग था, फुटसी का जो रीबैलेंसिंग था, उसका पैसा हो सकता है या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इन दोनों के कारण जो बैंक निफ्टी है उसने रेड कैंडल नहीं बनाया। तो अगर कल मंडे को बैंक निफ्टी भी एक रेड कैंडल बना देता है, मतलब ये इस कैंडल के बाद जो ये लास्ट कैंडल था डेली का, अगर इतना बड़ा ही रेड कैंडल बैंक निफ्टी में बन गया तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि अभी इसको देख के हम बैंक निफ्टी में अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन निफ्टी में एक काफी कुछ कंफर्मेशन हमें मिल रहा है कि यहां से मोस्ट प्रॉब्ली एक इंटरमीडिएट टॉप बन चुका है। अब इसके बाद एक करेक्शन आना चाहिए, डिसेंट आना चाहिए। अब ये जो पूरी रैली है 1700 पॉइंट की है, तो अगर यहाँ पे 50% का करेक्शन भी हो गया तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, ये डिसेंट करेक्शन ही कहलाएगा। तो मुझे लगता है 50% होगा तो ठीक है, अगर उससे ज्यादा होता है तो आपका ये लेवल आपको वॉच करना है 16,300 350, यहाँ पे आके आपको बाइंग करनी है, क्योंकि ये अच्छा एरिया हो सकता है अनटिल अनलेस से कोई बहुत बड़ा नेगेटिव हो। तो मैं इस एरिया पे बाइंग करने के लिए वेट कर रहा हूं। आप बोलोगे नहीं आएगा, देख लेते हैं, समय बता देगा क्या है। मतलब जब 7,500 आया था तब भी लोग यही खा के बैठे थे कि मार्केट तो कभी नहीं गिरेगा, कभी नहीं गिरेगा। देखिए मार्केट गिरेगा उठेगा चलता रहेगा, ये काम है, मार्केट का काम है। लेकिन इस एरिया पे अगली रैली की तैयारियां बहुत सारे लोगों ने की थी, जो यूट्यूब में आज अपनी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। उनको तो ऐसा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनको पता था कोरोना आना है, उनको तो पता था फेड इतना पैसा डालेगा, उन्हें तो पता था कि 1.5 करोड़ डीमेट अकाउंट खुलने वाले हैं, और उन्हें यह भी पता था कि सब डीमेट अकाउंट खोल के पैसे इसमें डाल देने वाले हैं। तो भाई ये तो ब्रह्मा जी के स्वरूप ही हो गए, पूजा करनी चाहिए उनकी। लेकिन अगर उनको इतना पता था तो यहाँ पे क्या हुआ उनके साथ, उनको नहीं पता था। तो मैं वही कह रहा हूं, नॉर्मली क्या होता है मार्केट में, दो लोग बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। कुछ लोग कंफर्टेबल होते हैं कि मार्केट यहां से गिरेगा तो मैं बाय करूंगा, कुछ लोग कंफर्टेबल होते हैं कि मैं गिरेगा क्यों, मैं तो चेस करूंगा। तो ये दोनों तरह के लोग लड़ रहे हैं इस समय, और ये लड़ाई में जो जीतेगा वो एक बड़ा मूव ला सकता है। और ये जो चैनल है, ये चैनल उसका एक डिसीजन पॉइंट है। अगर हम ऊपर की तरफ ब्रेक करेंगे तो फिर से हम एक नए लेवल पे पहुंच जाएंगे, अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेंगे तो हम नीचे की तरफ आएंगे। तो अगले कुछ दिनों के लिए ये मेरा सेटअप है जिसको मैं वॉच कर रहा हूं। आई होप आपको ये थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। इसके अलावा आईटी एक बड़ा करेक्शन दे सकता है, क्योंकि टेक सेक्टर में तगड़ा फॉल आया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूएस का टेक सेक्टर, एसएनपी नॉर्मली इतना नहीं गिरता है, और एसएनपी बहुत सारे लोग 50 डे मूविंग एवरेज है वो ब्रीच हुआ है, जो पिछले एक साल में कभी ब्रीच नहीं हुआ, एक साल में। तो जो चीजें हुई हैं अमेरिका में वो पिछले एक साल में नहीं हुई हैं, तो वो हो सकता है जो पिछले एक साल में नहीं हुआ है पूरे वर्ल्ड मार्केट में। बस यही कहना था, बाकी आप जो कर रहे हैं करते रहिए, तो आपको वही मिलेगा प्रसाद जो मिल रहा है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और जाता रहेगा आपको लगता है, तो यहाँ पे ये वाली थ्योरी गलत हो सकती है। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कम्युनिकेट। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इतनी मेहनत करके आपके लिए पूरा वर्ल्ड वाइड ग्लोबल एनालिसिस लेके आता हूं। मेटल को लेकर मैंने जैसे ही वो न्यूज आई थी मैंने आपको तुरंत बताया कि मेटल से निकल जाइए। मेटल उसके बाद 6% गिर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, फालतू बकवास नहीं, जो पॉइंट बोलता हूं उसके बाद मार्केट मूव होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद देख सकते हैं मार्केट किस तरीके से मूव होता है हमारे मैसेजेस या हमारी इन्फॉर्मेशन के बाद। क्योंकि हम जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो बाकी लोग शेयर नहीं करते, लेकिन मार्केट के बड़े प्लेयर्स उस पर रिएक्ट करने लगते हैं आपसे पहले, और आप फंस जाते हो। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान देनी है। सुपर ट्रेडर लक्ष्य हमारा चैनल है, और यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ये आपका फर्ज है, क्योंकि मैं अपना फर्ज समझता हूं आपके पास कंटेंट लाने का, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है। और सीधी सी बात है, अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट वर्थ है तो आपको सपोर्ट करना चाहिए और शेयर करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।